नमस्कार। रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आप लोगों के सामने समाचार लेकर हाजिर हूं। आज हम जिन विषयों को इस बुलेटिन में शामिल कर रहे हैं, सबसे पहला विषय है उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जो बीजेपी के आने के बाद लागू की गई, उसकी हम एक समीक्षा की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जो भारतवर्ष में ही है, लेकिन वहां पर किस तरीके से भारत की सरकार और उनके प्रदेश की सरकार ने विकास किया है कि आप देखेंगे तो शर्मसार अवश्य होंगे। उसके बाद हम लेकर चलेंगे आपको ऐसी पत्रकार, महिला पत्रकार जिनका जीवन पुरुष पत्रकारों के सापेक्ष अगर देखा जाए तो कठिन होता है। ऐसे पत्रकारों को सरकारी तंत्र के द्वारा जवाब न देना पड़े, उसके लिए टाल दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि समय अभाव है, आप फिर आइए। ये सारी रिपोर्ट्स आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको इन रिपोर्टों को जरूर देखना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज के प्रमुख समाचारों की। सुल्तानपुर एनकाउंटर, अखिलेश ने मुठभेड़ को फर्जी बताया। सुल्तानपुर में सराफा दुकान में डकैती को अंजाम देने वाले आरोपी का बृहस्पतिवार को हुए एनकाउंटर से प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी बताया है। कहा, 2 दिन पहले पुलिस ने उठाने के बाद एनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई है। हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में साफ तौर से कहा कि वह आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह उनकी बड़ी गलती रही कि वह 2 बार उनके आरजेडी के साथ चले गए। हम अब ये गलती कभी नहीं करेंगे। शेख हसीना को मोहम्मद यूनुस ने दी धमकी। अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना और भारत को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने शेख हसीना को नसीहत देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में रहकर बयानबाजी से बचना चाहिए, उन्हें राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए। यूनुस ने यह भी कहा कि वह भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। उज्जैन से शर्मसार करने वाली खबर, लोग दुष्कर्म का बनाते रहे वीडियो। कबाड़ बीनने वाली महिला को शादी का झांसा देकर दारू पिलाए और फिर किया दुष्कर्म। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिनदहाड़े रेप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। वीडियो को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा जमकर बयानबाजी की जा रही है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सरकार बचाने और चुनाव के कारण बैकफुट पर बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र में एनडीए की सरकार को कुछ यू टर्न लेने पड़े हैं। अब मोदी सरकार अग्निवीर योजना में बैकफुट पर आ गई है। इस योजना में बड़ा फेरबदल होना तय है। और गायक फाजिल पुरिया की संपत्तियां जब्त करेगा ईडी। ईडी के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को एल्विश यादव से करीब 8 घंटे तक गहन पूछताछ की। उसे तीसरी बार तलब किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक फाजिल पुरिया के जिस गाने के लिए एल्विश पर सांप मुहैया कराने का आरोप है, उससे 50 लाख रुपए से अधिक कमाई हुई थी। उदयपुर के कन्हैयालाल के कातिलों को मिली जमानत। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की सरेआम हत्या में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट ने कमजोर जांच और तथ्यों की वजह से जमानत दे दी। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने सुनवाई करते कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नियर ने महज कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। अब हम बात करते हैं अपनी पहली रिपोर्ट की, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में अपराधी और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है भाजपा ने, उसकी समीक्षा करेंगे। आइए देखते हैं ये एक छोटी सी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, जहां लगातार बाबा का बुलडोजर उनके ऊपर गरज रहा है जो आपराधिक कृत्यों में संलिप्त हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के चलते बाबा की पुलिस लगातार अपराधियों के सफाई में लगी हुई है। आए दिन किसी न किसी अपराधी के एनकाउंटर में गोली लगने पर पकड़े जाने के अथवा मारे जाने के समाचार प्राप्त होते रहते हैं। बाबा के इस काम की पूरे भारतवर्ष में सराहना होती देखी जाती है, लेकिन इसके विपरीत विपक्षी पार्टियां उनके इस काम से अक्सर नाखुश दिखाई दे रही हैं। खासकर समाजवादी पार्टी बाबा के इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सपा का कहना है कि ये सभी एनकाउंटर
जात देखकर किए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो एनकाउंटर ब्राह्मण, यादव और मुसलमानों के किए जा रहे हैं, जबकि आपराधिक छवि वाले ठाकुर समुदाय के लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये बात तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पार्टियों की है, जो अक्सर अपने वोट बैंक के आधार पर यह निर्णय लेती हैं कि किस मुद्दे से राजनीतिक लाभ प्राप्त होगा और किस मुद्दे से नुकसान। लाभ वाले मुद्दे को उठाकर अपना वोट बैंक साधने का काम सभी पार्टियां चाहती हैं, लेकिन हमारा काम सत्य दिखाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनकाउंटर की। जो अपराधी प्रवृत्ति का है उसको अगर पुलिस एनकाउंटर में मार दिया जाता है, या ये कहा जाए कि वो अपराधी जो अपने आप को पुलिस से घिरा पाकर पुलिस पर जानलेवा हमला करते हैं और पुलिस को आत्मरक्षा हेतु गोली चलानी पड़ती है, जिसमें अपराधी मारा जाता है, तो इसमें एक पार्टी विशेष को परेशानी क्यों होने लगती है? पुलिस अपना काम अच्छी तरह कर रही है, इसमें पुलिस को समर्थन देना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, उसको धन्यवाद कहना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो सराहना, और काम बुरा है तो आलोचना होना लाजमी है। अगर समाजवादी पार्टी इन एनकाउंटर पर सवाल पूछने की जगह बाबा की पुलिस से ये सवाल पूछती तो ज्यादा अच्छा होता। हम आपको वही सवाल बताने जा रहे हैं। ये वही मुख्यमंत्री है, वही उत्तर प्रदेश पुलिस है, वही अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, लेकिन ये उन अपराधियों को क्यों नहीं ढूंढ पाते जो पूरे उत्तर प्रदेश में कुख्यात हैं, जिनका नाम उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड हिस्ट्री सीटर के नाम में दर्ज है। उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले इतनी बड़े हिस्ट्री सीटरों को न ढूंढ पाते हैं, न उनसे मुठभेड़ होती है, न कोई मारा जाता है। आज हम अपने दर्शकों को उन बड़े हिस्ट्री सीटरों के नाम बताते हैं जिनके खौफ में पूरा उत्तर प्रदेश जीता है। ये वो बड़े नाम हैं जो जरायम की दुनिया में बादशाह की तरह पूजे जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस इनको ढूंढ नहीं पा रही। पुलिस विभाग में लगभग 3,10,000 कर्मचारी और अफसर कार्यरत हैं, लेकिन इतने बड़े विभाग में इन हिस्ट्री सीटरों को ढूंढने में सभी नाकाम हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जानबूझकर किया जा रहा है। अब आप नाम सुनिए। सबसे पहला 1 नंबर साबिर, पिता का नाम नासिर, पता मिरिया डी, थाना पुरमुफ्ती, कमिश्नरी प्रयागराज, इनाम 5 लाख रुपए। गुड्डू मुस्लिम, पिता का नाम शफीक, पता लाला की सराय, थाना शिवकुटी, कमिश्नरी प्रयागराज, इनाम 5 लाख रुपए। तीसरा अरमान, पिता का नाम समीम, पता लाला की सराय, थाना शिवकुटी, कमिश्नरी प्रयागराज, इनाम 5 लाख रुपए। चौथा दिनेश कुमार सिंह, पिता का नाम सूर्यभान सिंह, पता बेलखरिया, थाना सलोन, जिला रायबरेली, इनाम 1.5 लाख रुपए। पांचवा नाम रामचरण उर्फ बोरा, पिता का नाम अग्नि, पता ग्राम मोहारी, थाना मोहम, मदनपुर खाला, जिला बाराबंकी, इनाम 3 लाख रुपए। छठवां राशिद नसीम, पिता का नाम नसीम अहमद, पता B1706/14 GTV नगर, थाना करेली, जिला प्रयागराज, इनाम 5 लाख रुपए। 7वां नंबर भूदेव, पिता का नाम महावीर सिंह, पता बहलीनपुर, थाना पन्नी नगर, जिला बुलंदशहर, इनाम 5 लाख रुपए। 8वां दीप्ति बहल, पिता का नाम हर्ष बहल, पता 170 रामेश्वर पार्क, थाना लोनी, गाजियाबाद, इनाम 5 लाख रुपए। 9वां राघवेंद्र यादव,
पिता का नाम शिवचंद्र यादव, पता ग्राम सुगाही, थाना झगहा, जिला गोरखपुर, इनाम 2.5 लाख रुपए। 10वां नंबर मनीष सिंह उर्फ सोनू, पिता का नाम अनिल सिंह, पता नरोत्तमपुर, थाना लंका, जिला वाराणसी, इनाम 2 लाख रुपए। 11वां बदन सिंह उर्फ बद्दो, पिता का नाम स्वर्गीय सरदार चरण सिंह, पता संधुबिला, बेरीपुरा, थाना टीपी नगर, जिला मेरठ, इनाम 5 लाख रुपए। 12 नंबर सुमित, पिता का नाम रामवीर, पता नवैनी गद्दी, थाना हजरत नगर गढ़ी, जिला मुरादाबाद, इनाम 2 लाख रुपए। 13वें नंबर पर हरीश, पिता का नाम ब्रह्मपाल, पता भोराखुर्द, थाना भोराकला, जिला मुजफ्फरनगर, इनाम 2 लाख रुपए। ये कुछ वो नाम हैं जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन अब तक वे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जब उन्हें आज तक पुलिस पकड़ ही नहीं पाई तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या होगा ये नहीं पता। केवल पुलिस उन अपराधियों को पकड़कर एनकाउंटर में मार देती है या उनके खिलाफ बुलडोजरी कार्रवाई हो जाती है। जो छोटे मोटे अपराधी होते हैं अथवा जो छोटे मोटे अपराध फिलहाल में करते हैं उनको बाबा की पुलिस बड़ी आसानी से पकड़ लेती है, लेकिन ये जो बड़े अपराधी हैं इनको पकड़ने के लिए बाबा की पुलिस नाकाम है, फेल है। अगर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है तो सबके प्रति समान होनी चाहिए। देखते हैं बाबा की पुलिस कब तक इन अपराधियों पर कार्रवाई करती है। अब हम आपको भारतवर्ष के एक ऐसे राज्य में लेकर चलते हैं जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आत्मा भी रोने लगेगी, चीत्कार करने लगेगी। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और भारत की असली तस्वीर को उजागर किया है। यह वही भारत है जो आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी जब हम तकनीक और विज्ञान में ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं देश के कई हिस्सों में इंसानियत और मूलभूत सुविधाओं की कमी से दिल दहलाने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं। जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना अथवा जो भी प्रांतीय पार्टियां हैं जो सत्ता में रहीं, सबने एक ही नारा दिया, गरीबी हटाओ। लेकिन सच यह है कि इन राजनीतिक दलों ने इस नारे के सहारे केवल सत्ता का सुख भोगा है। इन पार्टियों ने कभी भी उन नीतियों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जिनसे गरीबों का जीवन बेहतर हो सकता था। गरीबी हटाने के वादे करते करते सरकारें बदलती रहीं, लेकिन आज भी देश का असली गरीब वहीं पर खड़ा है जहां पहले खड़ा हुआ था। इसमें पार्टियों की गरीबी अवश्य दूर हो गई। मामला महाराष्ट्र का है। हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ है वह इस बात का प्रमाण है कि आज भी भारत के गरीबों के लिए जीवन जीना कितना कठिन है। वीडियो में देखा गया कि एक मां और एक पिता अपने मृत बच्चे के शवों को कंधे पर उठाए कीचड़ भरे रास्ते में चलने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो सकी। बिना एम्बुलेंस के आंखों में आंसू और 15 किलोमीटर का लंबा सफर, गरीब की कितनी परीक्षा बाकी है, यह दृश्य देखकर दिल कांप उठता है। यह केवल एक वीडियो नहीं है बल्कि यह सवाल खड़ा करता है कि हम किस देश में जी रहे हैं। एक ओर हमारे नेता बड़े मंचों से भारत की प्रगति, विकास और आर्थिक सशक्तिकरण की बातें करते दिखाई देती हैं,
वहीं दूसरी ओर देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसी भयावह स्थिति में जीने को मजबूर है। इस घटना ने सरकारों की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है। यह सवाल उठता है कि आखिर कब तक गरीब जनता को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या इस देश में एक गरीब का जीवन इतना बेमोल है कि वह अपने मृत बच्चे को सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई भी नहीं दे सकता? देश की ऐसी आर्थिक तरक्की का क्या फायदा जब गरीब जनता को बुनियादी सुविधाएं भी मयस्सर नहीं हो रही हैं। एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं अगर गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो यह भारत के विकास की चमकदार तस्वीर पर एक ऐसा बड़ा धब्बा है जिसे चाहकर भी मिटाया नहीं जा सकता। यह वीडियो उस सच्चाई को सामने लाता है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। देश की सरकारें चाहे जितने वादे कर लें, लेकिन जब तक आम आदमी के जीवन में बदलाव नहीं आता तब तक ये विकास के दावे खोखले ही रहेंगे। सरकारी तंत्र की संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि उन्हें कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी सरकारी कर्मचारी के बच्चे संसार छोड़कर चले जाते या भगवान न करे आपके हमारे किसी के भी बच्चे अगर दुनिया को छोड़कर जाएं और आपके साथ ऐसी घटना घटित हो तो सोचिए स्थिति कितनी भयावह होगी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारे समाज और शासन तंत्र को एक गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। सरकारी तंत्र को यह सोचने की जरूरत है कि क्यों आज भी एक गरीब अपने बच्चे के लिए एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रह गया। इस कार्य के लिए कौन विभाग जिम्मेदार था? हम वास्तव में एक समृद्ध और विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं या फिर हम केवल आंकड़ों में उलझे हुए हैं? अगर हमें सच में देश की असली प्रगति करनी है तो हमें हर नागरिक को उसका हक बिना भेदभाव के देना होगा। जब हर एक गरीब को अपनों के शव को कंधे पर उठाने के बजाय एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी तभी भारत की तस्वीर साफ और उज्जवल होगी। जब तक यह विकास का तब तक इस विकास का कोई भी मोल नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, कितने भी दावे कर ले, लेकिन मैं इसको विकास नहीं मानूंगा। ये एक भयानक सच है जिसको आप लोगों को समझना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में जहां पर एक महिला पत्रकार ने एसडीएम से कुछ सवाल करने चाहे। महिला पत्रकार काफी समय तक इंतजार करती रही, लेकिन एसडीएम साहिबा ने ये कहते हुए कि उन पर समय नहीं है, उन्हें टालने की कोशिश की, जिसकी वजह से महिला पत्रकार बिफर गई। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। संविधान का चौथा स्तंभ है जो संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हमें बोलने की आजादी देता है, हमारे अधिकार, हमारे हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है। उसे यह प्रीति तिवारी जी बंद करवाएंगे, ऐसे अधिकारी बंद करवाएंगे। ये कह रही हमारा मूड खराब हो गया। हम मूड खराब होने का जिम्मा नहीं लेते, हम अपना काम करवाने आए हैं। आप पढ़ लिख कर अपनी मर्जी से अधिकारी बनी है, सुनने के लिए, जनता को झेलने के लिए, सेवा करने के लिए अधिकारी बनी है। आप अपने कार्यालय से जनता को दुर्व्यवहार करके कार्यालय से बाहर नहीं निकाल सकती है। यह अधिकार आपको नहीं है कि आप बोले हमको और आपके साथ खड़े 4 लोग और बोले कि आप भागिए यहाँ से, निकलिए कार्यालय से। अरे आपको पता नहीं है कि पत्रकार क्या होता है? आपने मामूली समझ लिया है। अरे आपको शर्म नहीं आती कि पत्रकार खड़ा होकर बोल रहे हैं मैम मुझे न्याय चाहिए, मैं एक पत्रकार हूँ। आपने क्या कर्तव्य निभाया? आप योगी जी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने पत्रकारों की असल स्थिति और उनकी चुनौतियों को फिर से उजागर किया है। एक महिला पत्रकार जो एक अहम मुद्दे पर रिपोर्टिंग करने के लिए सरकारी अधिकारी से मिलने गई थी,
उन्हें एसडीएम साहिबा ने समयाभाव का हवाला देकर वापस जाने को कह दिया। यह घटना सिर्फ एक पत्रकार की नहीं है, बल्कि ऐसे वाकये हर रोज देश भर में पत्रकारों के साथ होना आम बात हो गई है। यह घटना एक गहरी सोच को जन्म देती है कि आखिर क्यों जब पत्रकार किसी सवाल या मुद्दे को उठाने के लिए आते हैं तो उन्हें इस तरह अनदेखा किया जाता है। महिला पत्रकार के साथ जो कुछ हुआ वह कई स्तरों पर चिंताजनक है। सबसे पहली बात यह है कि पत्रकारों का काम किसी भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरों को सामने लाना नहीं होता, बल्कि वे जनता की आवाज बनते हैं, उन सवालों को उठाते हैं जिन्हें लोग अक्सर नहीं उठा पाते। ऐसे में अगर किसी पत्रकार को समयाभाव का हवाला देकर टाल दिया जाए तो ये न केवल उस पत्रकार का अपमान है, बल्कि जनता की आवाज को भी दबाने के समान है। इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह एक महिला पत्रकार के साथ हुआ है। महिला पत्रकारों को वैसे ही समाज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब वे अपनी नौकरी को लेकर मैदान में उतरती हैं तो उनके सामने न केवल रिपोर्टिंग की कठिनाइयां होती हैं, बल्कि उन्हें लैंगिक भेदभाव और असम्मान का भी सामना करना पड़ता है। यह घटना उन सभी महिला पत्रकारों के संघर्ष की कहानी भी है जिन्हें रोजाना अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। एसडीएम साहिबा का यह तर्क कि उनके पास समय नहीं है, यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में किसी सरकारी अधिकारी के पास इतना समय नहीं है कि वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे सके। अगर उनके पास पत्रकारों के लिए समय नहीं है तो यह भी एक सवाल उठाता है कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी का काम जनता की सेवा करना है और पत्रकार जनता की आवाज है। उन्हें अनदेखा करना एक तरह से जनता को अनदेखा करना है। महिला पत्रकार के साथ हुई इस घटना ने उन्हें मानसिक और पेशेवर रूप से भी असुविधा में डाल दिया। एक तरफ जहां उन्हें अपनी स्टोरी को पूरा करने में बाधा का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसा वातावरण भी प्राप्त हुआ जिसमें उनको चुनौती देखने के लिए मिली। इस घटना से महिला पत्रकार कवरेज कराने लगी और उन्होंने क्या कहा, इसको वीडियो को आप सुनिए, तब आपको इनके दर्द का पता चलेगा। आज के समाचारों में केवल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। कल रात्रि फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।